हेलो एवरीवन, मैं विनय उपाध्याय प्रेजेंट कर रहा हूँ और हम लोग कर रहे हैं जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक के करंट अफेयर्स का सीरीज। और एक और बेहतरीन वीडियो इस में जो है करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस होंगे डिस्कस करेंगे। सभी प्रश्नों के लिए 4 ऑप्शंस रहेगा, पहले खुद से कोशिश करिएगा और आखिरी में एक होमवर्क क्वेश्चन भी मैं पूछूंगा। पीछे के सभी वीडियोज़ आपको करंट अफेयर्स के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ऑलरेडी लगभग 10 से 12 वीडियोज़ मैंने अपलोड कर दी हैं, तो उन्हें आप ज़रूर देखें। आपका कोई भी एग्जाम हो आने वाले समय में यूपीएससी, स्टेट पीएससी, रेलवे, एसएससी सब में हेल्प करेगा। इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ भी इसी तरह के क्विजेज़ और स्टडी मटेरियल में फ्री में प्रोवाइड कराते रहता हूँ। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में, जैसे कि आपको पता ही है, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुआ था। तो हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? हु टुक ओथ एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुखविंदर सिंह सुक्खू। ये बने हैं हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुमत हासिल हुआ। यहाँ बस ड्राइवर के बेटे हैं, बस ड्राइवर के बेटे सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री बन गए हैं। गवर्नर यहाँ के हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। इन्होंने 11 दिसंबर 2022 को सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। सुक्खू जो है व्यक्ति के तौर पर 7वें और पद के तौर पर 15वें मुख्यमंत्री बने हैं। शपथ ग्रहण समारोह हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के रिज मैदान में आयोजित हुई। सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगर बात करें तो इनका जन्म हमीरपुर में 26 मार्च 1964 को हुआ है। पिता हिमाचल रोडवेज में बस ड्राइवर थे। पढ़ाई शिमला से हुई है, एलएलबी की डिग्री हासिल की है इन्होंने। सुखविंदर सिंह के अनुसार वह कॉलेज की पढ़ाई के समय शिमला में दूध भी बेचा करते थे, अखबार भी बांटा करते थे। उन्होंने एनएसयूआई से राजनीति की जीवन की शुरुआत की, एनएसयूआई के अध्यक्ष भी रहे। वर्ष 1995 में एनएसयूआई मतलब जो युवा कांग्रेस जिसको बोलते हैं उसके प्रदेश महासचिव बने। शिमला नगर निगम में 2 बार पार्षद भी चुने गए। नादौन विधानसभा से चौथी बार विधायक बने। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इस चुनाव प्रचार में समिति के अध्यक्ष भी थे। तो ये बने हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हिमाचल प्रदेश के प्रथम उप मुख्यमंत्री, नेम द फर्स्ट डेप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये बने हैं मुकेश अग्निहोत्री। हिमाचल प्रदेश में पहली बार कोई उप मुख्यमंत्री बना है, मुकेश अग्निहोत्री उप मुख्यमंत्री बने हैं। उन्हें भी राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण में कांग्रेस के बड़े नेता शामिल हुए, जैसे कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, ये सब थे। मुकेश अग्निहोत्री का जन्म पंजाब के संगरूर में हुआ है 9 अक्टूबर 1962 में। उनकी शिक्षा ऊना जो जिला है ना, ऊना डिस्ट्रिक्ट, ऊना जिले से हुई है। पब्लिक रिलेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है और पत्रकार बन गए। पत्रकार से वे राजनीतिज्ञ बने। वर्ष 2003 में पहली बार कांग्रेस की तरफ से विधानसभा चुनाव लड़े और जीत गए। उसके बाद इन्होंने अपनी सभी विधानसभा चुनाव जीते। इस बार 5वीं बार इन्होंने 5th टाइम विधानसभा का चुनाव जीता। उन्होंने हरोली में वर्ष 2022 में विधानसभा चुनाव जीता। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो राजधानी शिमला और धर्मशाला। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, मुख्यमंत्री अभी मैंने याद करवाया आपको सुखविंदर सिंह सुक्खू, और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री। किस भारतीय बल्लेबाज ने वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक लगाया है? विच इंडियन बैट्समैन स्कोर्ड द फास्टेस्ट डबल सेंचुरी इन ओडीआईज? तो ये बने हैं ईशान किशन। भारतीय टीम के ओपनर बल्लेबाज ईशान किशन ने 10 दिसंबर 2022 को बांग्लादेश के खिलाफ सबसे तेज दोहरा शतक लगाया। इन्होंने 126 बॉल्स पे बना दिए 200 रन, 200। इस पारी में इन्होंने टोटल 210 रन बनाए इन्होंने, और जिसमें कि 24 चौके और 10 छक्के लगाए। उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्रिस गेल ने वर्ष 2015 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 138 गेंद में दोहरा शतक मारा था। यह ईशान किशन का पहला दोहरा शतक है और यहीं पारी पहली शतकीय पारी भी है। वनडे में दोहरा शतक मारने में वह भारत के चौथे और दुनिया के 7वें खिलाड़ी बन गए। उनका जन्म बिहार में हुआ था। उन्होंने क्रिकेट की शुरुआत झारखंड से की है। वनडे में दुनिया में सबसे ज़्यादा दोहरा शतक रोहित शर्मा ने मारा है, 3 दोहरा शतक है रोहित शर्मा के।
वनडे मैच में रोहित शर्मा ही सबसे ज़्यादा पर्सनल स्कोर बनाने वाले भी हैं, पता ही आपको 264 रन बनाया था इन्होंने। हाईएस्ट स्कोर है वनडे का, जो सबसे इंडिविजुअल बड़ा स्कोर। और दुनिया में पहला वनडे दोहरा शतक सचिन तेंदुलकर ने वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मारा था। बीसीसीआई की बात करेंगे, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। बीसीसीआई पूरा नाम भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। यह भारत में क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली बॉडी है। स्थापना इसका 1928 में हुआ है। मुख्यालय मुंबई। अध्यक्ष है फिलहाल में रोजर बिन्नी और सचिव जय शाह। क्वेश्चन कि केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में अतिरिक्त खर्च के लिए दिसंबर 2022 में संसद से कितने रुपए की मंजूरी मांगी? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 3.25 लाख करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए 3.26 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त खर्च के लिए 9 दिसंबर 2022 को संसदीय मंजूरी मांगी। केंद्र सरकार ने यूक्रेन संकट के बीच उर्वरक और खाद्य आपूर्ति पर खर्च में उछाल के कारण यह मांग की है। केंद्र सरकार ने 3.25 लाख करोड़ रुपए खर्च के लिए नकद मांगा है। इसके अलावा विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों की बचत और बढ़ी हुई प्राप्तियों या वसूलियों के तहत 1.10 लाख करोड़ रुपए का इंतजाम किया है। अब बजट में कुल खर्चा कितना हुआ? तो केंद्र सरकार ने फरवरी 2022 में पेश किए बजट में जो आय का लक्ष्य रखा था वो रखा था 39.44 लाख जो है करोड़। कुल व्यय जो अनुमान किया था वो 39.45 लाख करोड़ से बढ़कर अब तो 45 लाख करोड़ के पार होने की उम्मीद है। तो इतना तो ये इनकम का लक्ष्य रखा था 2022 में जो बजट पेश हुआ था फरवरी में, लेकिन अब इतना खर्च करने के लिए और मांगा है। तो अब व्यय जो है एक्सपेंडिचर वो 45 लाख करोड़ से ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए तो घाटे का बजट होता है ना। हमारा इनकम कम है लेकिन एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। एशिया में पहली बार भारत के किस राज्य ने स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए ड्रोन डिलीवरी केंद्र और नेटवर्क शुरू किया है? फॉर द फर्स्ट टाइम इन एशिया व्हिच इंडियन स्टेट हैज लॉन्च्ड अ ड्रोन डिलीवरी सेंटर एंड नेटवर्क टू डिलीवर हेल्थ सर्विसेज? तो ये शुरू किया है मेघालय ने। मेघालय सरकार ने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब और नेटवर्क का दिसंबर 2022 में लॉन्च किया। इसका नाम इन्होंने रखा है MMDN। पूरा नाम हो जाएगा मेघालय ड्रोन डिलीवरी नेटवर्क। इसका उद्देश्य जो है MDDN हो जाएगा, MDDN मेघालय ड्रोन डिलीवरी नेटवर्क। इसका उद्देश्य राज्य में लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच प्रदान करना है। मेघालय सरकार ने स्टार्टअप टेक ईगल के साथ साझेदारी में ड्रोन डिलीवरी हब और नेटवर्क की शुरुआत की। मेघालय ड्रोन डिलीवरी नेटवर्क की बात करें तो इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य एक ड्रोन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का उपयोग करके राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में दवाओं, टीकों, ब्लड कंपोनेंट्स जैसी चीज़ों का वितरण करना है। पहली आधिकारिक ड्रोन उड़ान ने मेघालय के जेंगजल सब डिविजनल अस्पताल से उड़ान भरी, जो हब के रूप में कार्य करेगा। ड्रोन ने 30 मिनट से भी कम समय में पैडल डोबा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दवाएं पहुंचाई। यहाँ मेघालय की बात कर रहे हैं तो राजधानी शिलोंग है। मुख्यमंत्री यहाँ के कोनराड के संगमा और राज्यपाल BD मिश्रा। पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? हु बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ पेरू? तो इनका नाम है डीना बोलुआर्टे। उन्होंने पेरू के नए राष्ट्रपति के रूप में 7 दिसंबर 2022 को शपथ ली। वे पेरू की राष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला हैं। पेरू में पिछले कुछ समय से जारी राजनीतिक उथल पुथल चल रही है। तत्कालीन राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो को संसद ने महाभियोग, जिसको बोलते हैं ना, इम्पीचमेंट वोट के जरिए पद से हटा दिया। इसके बाद डीना बोलुआर्टे को देश का नया राष्ट्रपति बना दिया गया। डीना बोलुआर्टे जुलाई 2026 तक कैस्टिलो के बाकी कार्यकाल को संभालेंगी। इनकी उम्र 60 ईयर्स है। उन्होंने सैन मार्टिन डी परोस विश्वविद्यालय से एक लॉ में ग्रेजुएशन किया है और वकालत वगैरह भी इन्होंने किया है। पेरू की अगर हम बात करें, जो कंट्री है पेरू, दक्षिण अमेरिका में एक देश है ये। राजधानी इसका लीमा, याद रखिएगा, लीमा इसका कैपिटल है और यहाँ की करेंसी है सोल। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। लगातार दूसरी बार नवंबर 2022 में भारत का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल आपूर्तिकर्ता देश कौन बना है? Which country becomes India's largest crude oil producer in नवंबर 2022? तो रूस ही इसका उत्तर होगा दूसरी बार लगातार।
तेल सप्लाई पर नज़र रखने वाली कंपनी वार्टेक्सा के तेल सप्लाई पर नज़र रखने वाली कंपनी वार्टेक्सा के अनुसार रूस लगातार दूसरे महीने भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल सप्लायर रहा है। रूस ने भारत के साथ कच्चे तेल के व्यापार में इराक और सऊदी अरब को पीछे छोड़ दिया है, यानी कि पहले नंबर पे रूस हो गया है सबसे ज़्यादा। अब हम लोग कहाँ से तेल खरीद रहे हैं? रूस से। उसके बाद नंबर आ रहा है किसका? दूसरे नंबर पे इराक और तीसरे नंबर पे सऊदी अरब। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे लगभग 9 लाख बैरल के करीब हम लोग रूस से तेल खरीद रहे हैं। नवंबर 2022 का ये डेटा है। इराक से हमने खरीदा है 8.6 लाख बैरल, सऊदी अरब से 5.7 लाख बैरल और अमेरिका से 4 लाख बैरल। अब यहाँ पे सवाल है कि रूस से ज़्यादा तेल आयात का कारण क्या है? तो यूक्रेन पर रूस के हमले के कारण पश्चिमी देशों ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं और पश्चिम के देश रूस से तेल नहीं खरीद रहे हैं। रूस भारत को कम रेट यानी कि डिस्काउंट में कच्चा तेल दे रहा है। साथ ही व्यापार में डॉलर के उपयोग को भी भारत और रूस ने खत्म कर दिया है। भारत और रूस ने अपनी अपनी मुद्रा में व्यापार करने के एग्रीमेंट पर भी काम किया, इसलिए रूस से कच्चे तेल का आयात भारत अधिक कर रहा है। रूस की राजधानी मॉस्को है, मुद्रा यहाँ की रूबल है, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री यहाँ के दिमित्री मेदवेदेव। देश की किस पार्टी ने गुजरात चुनाव के बाद राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी बनने की शर्तें पूरी की? Which party of the country fulfilled the condition of becoming a national political party after the गुजरात इलेक्शन? तो आम आदमी पार्टी, आप। आम आदमी पार्टी ने गुजरात चुनाव में लगभग 13% जो है वोट शेयर पाए और 5 विधायक भी जीते। तो उसने नेशनल पार्टी बनने के लिए ज़रूरी शर्तें पूरी की हैं। भारतीय चुनाव आयोग राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देता है, वह आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे सकता है। घोषणा के बाद पार्टी देश की जो है ये 9th नंबर की ये नेशनल पार्टी बन जाएगी, बन गई है। देखिए, राष्ट्रीय पार्टी बनने का कुछ मापदंड है, कुछ शर्तें हैं। जैसे पहला जो शर्त है, यदि पार्टी को 4 राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो। तो 4 राज्यों में तो है ही, दिल्ली में सरकार है ही, पंजाब में भी सरकार है, अभी गुजरात में भी सीट इन लोगों ने जीत ही लिया है। तो पहला शर्त तो यही है कि कम से कम 4 राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो। दूसरा जो शर्त है, यदि पार्टी को 3 राज्यों में, कम से कम 3 राज्यों में मिलाकर लोकसभा की 2% सीटें, मतलब 11 सीटें जीती हों, जीती हुई सीटें अलग अलग राज्य से होनी चाहिए। तीसरा कंडीशन है, यदि पार्टी 4 लोकसभा सीटों और लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में 6% वोट हासिल किया हो। अगर कोई पार्टी ये जो तीनों में से एक मापदंड को भी पूरा करती है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। आम आदमी पार्टी ने 4 राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त किया ही है। क्षेत्रीय पार्टी के लिए विधानसभा में कुल डाले गए वोट में 6% वोट मिला है, तो वो और 2 सीट जीती हैं। तो देख सकते हैं 4 राज्य में कौन है। दिल्ली में तो पूर्ण बहुमत की सरकार है आम आदमी पार्टी की, पंजाब में भी है, गोवा में भी 2 सीट इन्होंने जीता है, गुजरात में 5 सीट जीत ही लिया। देश में कुल 8 पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त है, जिसमें बीजेपी है, कांग्रेस है, बहुजन समाज पार्टी, तृणमूल है, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है और एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, और एक एनपीपी है, नेशनल पीपल्स पार्टी, ये सब है। राष्ट्रीय पार्टी होने के फायदे क्या होते हैं? तो देश में पार्टी के चुनाव चिन्ह को आरक्षित कर दिया जाता है। चुनाव आयोग राष्ट्रीय पार्टी को निर्वाचन लिस्ट में जो है मुफ्त में देता है। चुनाव के पहले पार्टी को राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर टेलीविज़न और रेडियो प्रसारण के लिए समय मिलेगा। पार्टी 20 से 40 तक स्टार कैंपेनर को अपनी लिस्ट में शामिल कर सकती है, तो बहुत फ़ायदा होता है। अब आम आदमी पार्टी 9वीं पार्टी बन गई है, राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। किस राज्य ने बद्री गाय की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए आनुवंशिक विकास की योजना बनाई है? Which state has planned genetic development to increase the productivity of बद्री काऊ? तो उत्तराखंड इसका सही जवाब होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अगले 10 वर्ष के लिए योजना के लिए चिंतन शिविर आयोजित किया। दिसंबर 2022 में आयोजित इस चिंतन शिविर में बद्री गाय के उत्पादन को बढ़ाने पर चर्चा हुई। गाय की उत्पादकता बढ़ाने के लिए आनुवंशिक सुधार, जेनेटिक इन्हेंसमेंट करने की योजना बनाई। इसमें राज्य अपनी देशी गाय बद्री की उत्पादकता बढ़ाने का प्रयास करेगा। इसके लिए अधिकारियों ने सेक्स सॉर्टेड सीमन तकनीक का यूज करने की सलाह दी है। सेक्स सॉर्टेड सीमन तकनीक से वीर्य से बछड़े वाले शुक्राणु को हटा दिया जाता है।
इससे बछिया पैदा होगी जिससे दूध उत्पादन बढ़ेगा। उन्होंने अच्छी क्वालिटी के आनुवांशिक जो है जेनेटिक मवेशी से पैदा करने वाले भ्रूण को स्थानांतरण विधि का उपयोग करने की सलाह दी है। बद्री गाय का आपने फोटो देखा होगा। बद्री गाय जड़ी बूटी वाले पौधों को चरने वाली गाय है। ये उत्तराखंड के मध्य हिमालय में मिलती है। बड़े शहरों में इसका घी लगभग कम से कम तो 2500 रुपये केजी तो जाता ही है। 2500 रुपये पर केजी घी इसका बिकता है। मार्केट में इसकी यूरिन की भी डिमांड है। इस गाय में दूध काफ़ी कम है जिसके कारण आनुवांशिक सुधार की ज़रूरत पड़ रही है। आनुवांशिक सुधार क्या होता है? जेनेटिक डेवलपमेंट या जेनेटिक इन्हेंसमेंट। इस प्रक्रिया का यूज डेयरी उद्योग को लाभप्रद बनाने के लिए किया जाता है। इसमें पशु की उत्पादकता मतलब प्रति पशु दूध उत्पादन बढ़ाने की कोशिश की जाती है। इसमें अच्छा उत्पादन करने वाले पशुओं को चुना जाता है और उनके वीर्य को पशु में सीधे इंजेक्ट किया जाता है। कुछ प्रक्रिया में अच्छे पशुओं से मेंटिंग कराई जाती है। उसके बाद जब भ्रूण बन जाता है तो उस भ्रूण को दूसरे पशु के अंदर स्थानांतरित कर दिया जाता है। इन प्रक्रिया से आनुवांशिक सुधार होने के चांस होते हैं और पशुओं में अच्छे उत्पादन होने की संभावना होती है। उत्तराखंड की हम बात कर रहे हैं तो राजधानी देहरादून है शीत ऋतु वाली, और ग्रीष्म वाली गैरसेन है। राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। पुस्तक समाज सरकार बाजार की लेखिका कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक समाज सरकार बाजार? तो रोहिणी नीलेकणी। रोहिणी नीलेकणी ने इस पुस्तक को लिखा है। इस पुस्तक में नीलेकणी ने लेखों, भाषणों और साक्षात्कारों का एक कलेक्शन है। ये पुस्तक वर्तमान के भारतीय समाज के बारे में बात करती है। इस पुस्तक को बेसिकली जो है 6 अध्याय में विभाजित किया गया है। इसमें न्याय और प्रशासन से लेकर जल और पर्यावरण तक कई विषय को शामिल किया गया है। दिव्य कला मेला 2022 कहाँ आयोजित हुआ? वेयर दिव्य कला मेला 2022 हेल्ड? तो नई दिल्ली इसका सही उत्तर होगा। दिव्य कला मेला 2022 नई दिल्ली में ये 2 से 7 दिसंबर तक हुआ है। यह मेला नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा जो बना है ना, कर्तव्य पथ, इंडिया गेट पर आयोजित हुआ। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। दिव्य कला मेला याद रखिएगा। कौन है केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल माउंटेन डे सेलिब्रेटेड? 11 दिसंबर को। और इस बार का थीम क्या है 2022 का? तो इस बार का थीम है जो है वीमेन मूव माउंटेन्स। ये थीम है इस बार का। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस हर वर्ष 11 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2003 में की थी। इस दिवस का उद्देश्य पहाड़ों के सतत विकास को प्रोत्साहित करना है। वुमेन मूव्स माउंटेन्स मतलब औरतों को भी पहाड़ों पे घूमना चाहिए, ये थीम है इस बार का। तो याद रखिएगा, इंटरनेशनल माउंटेन डे 11 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब से मनाया जा रहा है? 2003 से। अगला है कि 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 कहाँ आयोजित हुआ? वेयर वाज द 9th वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो 2022 हेल्ड? गोवा में। ये चला है 8 से लेकर 11 दिसंबर तक। कहाँ आयोजित हुआ? तो पणजी गोवा में। उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय पर्यटन, बंदरगाह और जलमार्ग राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने, और मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत भी थे। इसका उद्देश्य चिकित्सकों, शिक्षाविदों, छात्रों, दवा निर्माताओं, औषधीय उत्पादकों सहित सभी के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करना है। आयुर्वेद क्षेत्र को मजबूत करने और इसके बिजनेस को बढ़ावा देने का इसका लक्ष्य है। आरोग्य एक्सपो में 215 से अधिक कंपनियों ने हिस्सा लिया। गोवा की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई और राजधानी पणजी। चलो ये आज का सवाल आपको होमवर्क क्वेश्चन, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करना। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? ऑप्शन है आपके पास ABCD। जो सही उत्तर होगा कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो आपके पास आसानी से पहुंच सके। और पीछे के सभी वीडियोस आपको करंट अफेयर्स के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो उन्हें ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए, वहाँ भी बहुत सारे आपको स्टडी मटेरियल मिलते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।